नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में। बहुत सारे ऐसे किताबें हैं या बहुत सारे ऐसे क्लासेस होती हैं जहाँ पे इन जनरली इन साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में नहीं बताया जाता। देखो, बहरहाल मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमको साउथ इंडियन डायनेस्टीज में चार डायनेस्टीज को बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसको पढ़ना ही होगा। वो चार डायनेस्टीज कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। एक तो आपको चालुक्य पढ़ने होंगे, और चालुक्य में भी आपको दो चालुक्य आपको देखने होंगे, ठीक है। एक आपको जो है वो राष्ट्रकूट आपको देखना होगा, क्योंकि वैसे भी त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट का जिक्र होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर चोल देखना होगा। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चोल में सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं, उनके प्रशासन से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और एक आपको देखना होगा यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी। बाकी अन्य डायनेस्टीज में ज्यादा नहीं देखना है, बस उनके राज्य हो गए, कहाँ पे इनकी राजधानियां थी, ये छोटी मोटी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इनके शासकों के बारे में वैसा आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है ना। सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि इनकी राजधानियां क्या थी और कौन कौन से एरियाज में ये होते थे। तो ये चार डायनेस्टी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। बाकी जो अन्य डायनेस्टीज थी उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं विद द हेल्प ऑफ मैप। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, चालुक्य जो है वो कहाँ पे आप करेंगे। चालुक्य इस क्षेत्र में क्या करते हैं, रूल करते हैं। और यहीं पर ही चालुक्यों में ही आपको एक और दूसरा मतलब इसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, कौन देखने को मिलेगा आपको, राष्ट्रकूट, ठीक है। तो चालुक्य और राष्ट्रकूट इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। सेम यहाँ पर जो आपको जहाँ पे चोल दिख रहे हैं, तो चोलों के पहले मतलब चोलों के इसके जस्ट पहले यहाँ पर आपको पल्लव देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे, पल्लव, है ना। तो चोल और पल्लव आपके पैरेलल चलेंगे यहाँ पर, ठीक, इसी क्षेत्र में। और यहाँ पर राष्ट्रकूट और चालुक्य चलेंगे, बस एक दूसरे के समानांतर रहेंगे। बस इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मतलब राष्ट्रकूट जो होंगे तब चालुक्य नहीं रहेंगे, चालुक्य रहेंगे तो राष्ट्रकूट नहीं होंगे। यहाँ पर पल्लव रहेंगे तब चोल नहीं रहेंगे, चोल रहेंगे तो पल्लव नहीं रहेंगे। बस आप ऐसा समझना, एक टाइम के बाद इन लोग आएंगे। इसके अलावा ये जो क्षेत्र दिख रहा है केरल वाला, ठीक है, ये जो केरल वाला जो रीजन दिख रहा है ये ऐसा, तो इस क्षेत्र को चेर कहा गया बेटा, याद रखना। इधर को हम क्या बोले हमने, इसको चेर या केरल पुत्र भी इन्हीं को कहा जाता था, इस वाले रीजन को। जो आगे चल के क्या बनेगा, त्रावणकोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रावणकोर। देखो ये जितना बेसिक बता रहा हूं ना, इस बेसिक से ही प्रश्न आपके बनते हैं। जनरली मैच द कॉलम में देगा, राजधानियों से दे देता है, ऊपर से नीचे आपको पूछेगा, बताएं कि भाई ऊपर नीचे कौन था, क्या था, एंड ऑल ऐसा। और ये लगभग 1100 एडी के आसपास, इसी को अर्ली मिडेवल हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि मिडेवल हिस्ट्री के पहले का पार्ट है ना। तो साउथ इंडिया में अच्छी चीजें फल फूल यहाँ पे रही थी। फिर इसी के जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वो पांड्यास है। पांड्यास तो बहुत लंबे समय तक शासन किए थे, है ना, कभी आते थे कभी जाते थे। तो याद रखिएगा ये पांड्य शासक, ये किस में आ जाएगा, ये पांड्या। मतलब चोल, चेर और पांड्या, चोल, चेर और पांड्या, ये तो बहुत पहले से शुरू करेंगे। अभी मतलब हम देखेंगे संगम पीरियड वगैरह के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जो बड़े बड़े आपके तमिल ग्रंथ हैं उन सब की चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पांड्यास तो ऐसे थे कि कभी बड़े रूप में थे, कभी छोटे रूप में थे, मतलब बहुत अंतिम समय तक मिले आपको ये। लगभग 16-17 सेंचुरी तक आपको पांड्यास का रूल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब इवन जो सल्तनत में अभी आप पढ़ोगे, है ना, जब खिलजी के जो सिपह सलार थे, क्या नाम था उस बंदे का, मलिक कफूर, वो आता है तब भी पांड्या शासक आपको वहां पर मिलेंगे ऐसा। तो ये तो काफी लंबे चले हैं, राइट। इसके अलावा यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, होयसल। याद रखें बेटा, यहाँ पर कौन है, होयसल। अच्छा, इनके कैपिटल्स भी बताते चलो। पांड्य शासकों की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। कौन थी, मदुरई थी। बाकी लोगों को तो डिटेल में पढ़ेंगे ना, बाकी लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं उन लोगों को जैसे कि चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव डिटेल में तो मैं उसी दौरान बाकी चीजें बताऊंगा। जो सिंगल हमको देखना है बस उनके बारे में आप लिखते चलिएगा। तो पांड्य शासकों की जो राजधानी थी कौन थी, मदुरई थी। होयसल्स, तो होयसल्स देखो यहाँ पर ये वाले नीचे कर्नाटका वाले रीजन में। अच्छा, मदुरई मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया बेटा, ये तमिलनाडु। तो आपको तीन तीन चीज याद रखनी है। एक तो शासकों के नाम, रूलर्स कौन कौन थे, कौन से रीजन में ये रूल कर रहे थे, कौन से क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तो तमिलनाडु वाला रीजन। और अभी लाइक उनकी कैपिटल मतलब उस समय उनकी कैपिटल क्या थी, तो मदुरई। सेम यहाँ पे होयसल्स, तो होयसल की राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र। क्या होती थी राजधानी, द्वार समुद्र, कैपिटल होगा द्वार समुद्र। और कौन सा रीजन दिख रहा है आपको, कर्नाटक रीजन दिख रहा है। कौन सा रीजन दिख रहा है, कर्नाटक, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोग याद रखना, जब चोल सॉरी राष्ट्रकूट और चालुक्य, ये जब इन लोग भी खत्म हो जाएंगे, मतलब इन लोग भी निपट जाएंगे, आपसी निपटे, जो भी निपटे, जैसा भी निपटे, तो इनके निपटने के बाद यहीं पर एक और डायनेस्टी आएगी इसी क्षेत्र में ही, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही, जिसको हम लोग जानेंगे यादव वंश। याद रखना, क्या बोलेंगे हम इसको, यादव वंश, है ना।
तो जैसे रामचंद्र वगैरह हो गए, है ना, देवगिरी वगैरह आपने जो पढ़ा है ना, वो सब इसी के अंतर्गत आता है, देवगिरी, ठीक। तो ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यादव वंश यहाँ पर आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं काकतीय, तो काकतीय आप पढ़ते हैं, आंध्रा वाला जो रीजन है, इसमें काकतीय वैसे भी पढ़ते हैं। तो प्रताप रुद्रदेव एंड ऑल, इस सब के बारे में आपने सुना होगा। ये सब किस में आएंगे? काकतीय में आएंगे। यहीं पर एक और मिलेगा, ये वारंगल वाले रीजन में, जिसको वाकटक के रूप में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। किसमें? वाकटक के रूप में जानेंगे। देखो कुछ कुछ तो ऐसे जिसको छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी आप पढ़ते हो, सीजी वाले सेक्शन में वाकटक पढ़ते हो, काकती पढ़ते हो, तो वो सब बताने की नीड नहीं है, और वो उसी सेगमेंट में आता है, इधर वाले इंडियन सेगमेंट में नहीं आएगा। बट हाँ, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर थे करके। और यहीं पर एक और डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी इसी रीजन में, जिसका नाम है विष्णु कुंडिन करके देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? विष्णु कुंडिन, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये लगभग 6-7 सेंचुरी के अराउंड जो है आसपास वहां पर आपको मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि ये डायनेस्टी, अरे कहीं कहीं सुना सुना तो लग रहा है। तो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं कौन कहाँ पर थे, क्या थे करके। तो ये मैंने मोटा मोटी चीजें आपको बता दी भाई, प्लीज आप लोग प्रॉपर मैपिंग कर लेना जैसे मैंने बताई है, लिख लेना, सीक्वेंसेस लिख लेना, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। चालुक्यस भी यहीं पे है, राष्ट्रकूट भी यहीं पे है, और यादव भी यहीं पर है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। और वैसे भी पता है इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं रहती भाई, ये बाउंड्रीज आगे मतलब ऐसा नहीं है ना एकदम जो दिख रहे हैं वही बाउंड्री। चोल अभी यहाँ दिख रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरा एरिया पूरा चोल, इधर क्या ये पूरा एरिया चोलों का हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, तो चोलों का एक्सपेंशन कि कहाँ कहाँ तक उन्होंने शासन किया, तो ये डिपेंड करता है। ये एक मोटा मोटी एक रफ आइडिया है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो पार्ट है वो यहाँ पे शुरू करते हैं, संगम पीरियड की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसका? संगम पीरियड। संगम काल क्या था, इसकी मैं चर्चा यहाँ पर करूंगा। चलिए समझते हैं, देखते हैं। तो संगम काल वो काल होता है, ये लगभग 200 बीसी के आसपास है, ये 200 बीसी के अराउंड है। ये एग्जैक्टली जो है इसको फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल है, बट जनरली जो जितने भी सोर्सेस मिले हैं उसमें लगभग 200 बीसी के आसपास के ये वर्णन बताई गई है, 200 बीसी के आसपास की कहानी है, ऐसा बताया गया है। अब ये है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो संगम एक तमिल संतों का या फिर तमिल कवियों का एक संगोष्ठी सिंपोजियम के जैसा था। जैसे हम बहुत सारे लोग मिलकर कवि सम्मेलन करते हैं, वैसे ही तमिल कवि जो होते थे, या तमिल भाषा, तमिल लैंग्वेज ना, यहाँ पे तमिलनाडु नहीं है, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले जो कवि लोग थे, तो क्योंकि तमिल बहुत प्राचीन भाषा रही है साउथ इंडियन द्रविड़ियन लैंग्वेज में, वो लोग आपस में मिलकर एक कवि सम्मेलन या इस प्रकार के संगोष्ठी का आयोजन करते थे, सिंपोजियम। और उस मतलब उसके मिलन को ही संगम बोल दिया गया। मतलब संगम होता ही है ना जहाँ पे लोग आके मिले, तो इसको बोला गया संगम। किनके संरक्षण में होता था? तो बेटा याद रखना, पांड्य शासकों के संरक्षण में होता था। समझ आ रहे हैं? किनके संरक्षण में? पांड्य शासकों के। तो प्रश्न आ सकता है इसमें कौन कौन थे? तो चोल, चेर और पांड्य थे। ये तो ठीक है कि ये तीनों आपके लाइक चोल, चेर और पांड्यास, ये तीनों रूलर्स यहाँ पे होते थे। बट जो मेजबानी करते थे, यानी कि जो होस्ट थे, जो होस्ट थे वो कौन थे? वो थे पांड्यास लोग थे। इसको आप लोग जरूर याद रखना, है ना। जो पैट्रोनाइज करते थे वो कौन होते थे? वो पांड्या होते थे। पांड्या रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था। अब क्वेश्चन अगर थोड़े डिटेल में देना होगा तो पूछ सकता है पहला, दूसरा, तीसरा संगम। तो देखो, पहला संगम हुआ है मदुरई में, और आपका आखिरी यानी कि तीसरा संगम भी हुआ है मदुरई में। इसको ऐसे याद रखना, जैसे पृथ्वी सम्मेलन पढ़ते हो तो 3 ही पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, अर्थ समिट। पहला रियो डी जेनेरियो में, तीसरा भी रियो डी जेनेरियो में। सेकंड जोहान्सबर्ग में हुआ था, वैसे सेकंड यहाँ पर दूसरी जगह पर हुआ था, कहाँ पर? कपाटपुरम में। कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में। वहीं अध्यक्षता की हम बात करें तो शुरू के दो जो अध्यक्षता थे वो अगस्त ऋषि ने करी थी, और तीसरी की नक्कीरार ने करी थी। तीसरा किसने करा था? नक्कीरार ने। मतलब ऐसा क्वेश्चन तो कम ही चांसेस है, बट क्या पता आपको दे दे, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक। संगम क्या था, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब मैंने बताया संगम साहित्य में यही 3 डायनेस्टीज का, चोल, चेर और पांड्यास का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संगम वंश में या संगम वंश का आयोजन ये चोल, चेर या पांड्या करवाते थे, तो आप बताना नया। संगम वंश में सॉरी संगम पीरियड में इसका आयोजन सिर्फ पांड्या कराते थे, बल्कि शामिल ये तीनों हो सकते थे। और इन संगम साहित्यों को मोटे तौर पे 3 भाग में डिवाइड किया अपन। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। क्या क्या नाम है इसको देख लेते हैं। पहले का नाम है पत्थु पातु। क्या नाम है बेटा? ये सब आएंगे ना, याद रखना। फर्स्ट करेंगे क्या हो जाएगा? पत्थु पातु। इंग्लिश में भी ऐसी है, इत्थु कोकाई। तो ये आपको नाम वैसे याद रखने पड़ेंगे। पहला का नाम क्या है? पत्थु पातु। पत्थु पातु। तो पत्थु पातु में कितना है आपके? 10 है। फिर है इत्थु थोकै। क्या है? इत्थु थोकै। इत्थु थोकै। इसमें कितना मिलेगा आपको? 8 मिलेगा। फिर है पदिनेन किलक्कू। पदिनेन
कील कंकु। तो पदीनेन कील कंकु में आपकी 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। मतलब आपको एटलीस्ट ना देखो इतना डिटेल चांसेस कम है, बट हो सकता है मैच द कॉलम में आपको दे दे। तो मैच द कॉलम में देगा तो कैसे याद रखना, देखो इसको आप लोग ऐसे समझना। पत्थु पातु, तो आपको देखो प दिख रहा है और फिर प दिख रहा है, दो बार प और प दिख रहा है, तो प से याद रखना 5, फिर ये वाले प से 5, तो 5 और 5 कितना हो गया भाई 10 हो गया। फिर इत्थे, इत्थे को आप मतलब 8 को ऐसे बोल सकते हो ना, 8 या इत्थ, तो इत्थ या आथ, तो 8 भी लिखोगे तो ट या थ आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आप ऐसे इसको 8 याद रख सकते हैं। और 10 और 8 क्या हो जाता है, दोनों को मिला के होता है 18। तो इस प्रकार से आप याद रखना, जो सबसे बड़ा है लंबा है पदीनेन कील कंकु, तो इसमें कितना हो जाएगा आपके 18 कविता हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संगमकालीन महाकाव्य, जो एपिक्स हैं संगम पीरियड के दौरान, हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं। ये जो एपिक्स हैं इसको समझना है कौन कौन से एपिक्स कौन कौन से महाकाव्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 1, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम हो जाएगा शिलपदिकारम। क्या हो जाएगा, शिलपदिकारम। और ये शिलपदिकारम कुछ नहीं है, एक संगम कालीन या यूं कहे एक तमिल महाकाव्य है। सबसे बड़े महाकाव्यों में इसकी गणना की जाती है। ये एक कहानी है, एक बोलना चाहिए एक लड़के और उनकी प्रेमिका और उनकी पत्नी के बीच। लड़के का नाम है कोवलन, इसकी वाइफ का नाम है कन्नगी, और इसके जो प्रेमिका थी उसका नाम था माधवी। तो माधवी से ये प्यार कर बैठता है ना। और साथ ही साथ जो है ये कन्नगी जो रहती है उसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होती है। और शिलपदिकारम का जो मीनिंग होता है वो नुपुर के सुहाग, यानी कि जो उसके पति जो रहते हैं वो पायल दे रहते हैं, उसी पर एक आधारित कहानी। उसके पायल चोरी हो जाती है, फिर वो जो सेम पायल उसकी रानी के पास रहता है, तो रानी जब पता करवाती है तो फिर इसको सजा दे देते हैं, मार देते हैं, फिर कन्नगी श्राप देती है और वो शहर जल जाता है। तो ऐसी कहानी इसमें बताई गई है और कुछ नहीं है खास। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। ठीक, और इसकी रचना जो करी है वो इलांगो अदिगल ने करा है, जो कि एक चेर शासक था। किसने किया है, इलांगो अदिगल, ये क्या था, एक चेर शासक था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना डिटेल में कि शिलपदिकारम की रचना किस एक शासक ने की है। तो जिस शासक ने की है वो इलांगो अदिगल है, जिसके पास ये लोग गए थे। कौन लोग, मतलब ये कोवलन और कन्नगी जिसके पास जाते हैं, वो जो शासक था वो पांड्य शासक था। तो जिन कन्नगी ने जो श्राप दिया था कि ये मदुरई ये शहर नष्ट हो जाए, वो पांड्य रूलर था। ठीक है, लेकिन जो रचना किया था इस महाकाव्य का, इस प्रेम कथा का, वो था आपका चेर शासक मणिमेखले। तो इसके बाद जो आया मणिमेखले, जिसकी रचना किसने करी थी, सितले सितनार ने करी थी। किसने करी थी, सितले, ये एक बौद्ध व्यापारी था। और ये कहानी है कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी से उत्पन्न पुत्री का। मतलब कोवलन और माधवी दोनों क्या थे, हस्बैंड वाइफ तो नहीं थे, हस्बैंड वाइफ कोवलन और कन्नगी थे, लेकिन माधवी से प्रेम करता था, प्रेमिका थी। तो उससे इसकी एक पुत्री होती है और उससे संबंधित एक कहानी है जिसकी बताई गई है मणि मैखले से बताई गई। किससे बताई गई, मणि मैखले में। इसके बाद होता है जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि के जो रचनाकार है वो एक जैन धर्मावलंबी है, यानी कि जैन फॉलोवर, जिसका नाम है तिरुतक देवर है। क्या नाम है, तिरुतक देवर। तो अब इसको कैसे याद रखिएगा, देखना ऊपर के दोनों तो आसान है, याद हो जाएगा। जैसे कि मणि मेखले, शिलपदिकारम इलांगो आडिगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो वैसे याद रखना है। मणि मेखले में कैसे याद रखना, मेखले, क्या बोल रहे हैं, मेखले। और इधर आ रहा है शीतले, शीतले, तो मेखले और शीतले। तो खले और तलय ये दोनों साथ साथ आ गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, खलय और तलय, खलय और तलय, तो ये आपको याद हो जाएगा। जीवक चिंतामणि, तो जीवक चिंतामणि में क्या है, तिरुतक देवर। तो देखो जीवक क्या है, जीवक, और उधर उसके नाम में तिरुतक, तिरुतक। तो ऐसा तुकबंदी से आपको याद रखना है, तुकबंदी ही आपको बचा सकता है यहाँ पर। तो जीवक चिंतामणि, उधर क्या रहे, तिरुतक देवर, क्या रहे, तिरुतक देवर। ठीक है, ऊपर वाला जो था वो मणि मैखले था, नीचे वाला जो है वो जीवक चिंता मणि है। क्या है, जीवक चिंता मणि है। ठीक है, तो आप ऐसे जीवक और यहाँ पे तक, तो तिरुतक और जीवक आप ऐसे याद रख सकते हो। और ये भाई साहब देखो 8 शादी करता है, और 8 शादी करने के बाद इसको लगता है कि अरे ना शादी ब्याह में तो कुछ नहीं रखा है, ये सब मोह माया है, करके क्या करता है, त्याग देता है। और त्यागने के बाद ये बंदा जो है जैन धर्म अपना लेता है। ये क्या करेगा, जैन रिलीजन ये अपना लेता है। और इस प्रकार से ये कहानी इसकी यहाँ पे खत्म होती है।
फिर चलते हैं तोलकप्पियम, ये तो याद हो जाएगा आराम से। तोलकप्पियम, इसके रचनाकार है तोलकप्पियर, ये बड़ा इजी है। क्या क्या है? तोलकप्पियम, तोलकप्पियम, तो कप्पियम से हो जाएगा तोलकप्पियर। ये बहुत फेमस ऋषि भी है और ये प्राचीन तमिल व्याकरण है। जैसे इंडिया में जो हम सबसे प्राचीन व्याकरण की बात करते हैं वो क्या हो जाता है आपका? सबसे एंशियंट जो ग्रामर है जिसकी हम चर्चा करते हैं उसको हम क्या किस रूप में जानते हैं? वो पाणिनि है ना, अष्टाध्यायी, जिसने एक मतलब अष्टाध्यायी नामक जो किताब लिखी संस्कृत व्याकरण ग्रामर की। फिर है तिरुक्कुल, तिरुक्कुल है ना, तो तिरुक्कुरल इसको किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने लिखा है। तो तिरुवल्लुवर भी बहुत फेमस क्या है? वहाँ के एक ऋषि हुए हैं और ये प्राचीन तमिल दर्शन पर आधारित है। अच्छा, ये भी याद रखना भाई, इनके टेक्स्ट आपको पूछे जाते हैं। मतलब ना ये नहीं पूछा जाएगा ना कि तोलकप्पियम की रचना किसने करी, तोलकप्पियम किस पर आधारित है। तो तोलकप्पियम किस पर आधारित है? तोलकप्पियम आधारित है ये तमिल व्याकरण पे। किसने लिखा है? तोलकप्पियर ने लिखा है। फिर है तिरुकुल, तो तिरुकुल को किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने लिखा है। किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने। ये किस पर आधारित है? तमिल दर्शन पर आधारित है, तमिल फिलॉसफी पर आधारित है। फिर है जीवक चिंतामणि, तो जीवक चिंतामणि, जीवक से क्या बताया? तिरु तक देवर है ना, जीवक से तक, तो जीवक से हो जाएगा तिरु तक। तो तिरु तक देवर ने क्या लिखा? जीवक चिंतामणि। ये भाई साहब जैन अडॉप्ट कर लेता है, 8 विवाह करता है, फिर इसको समझ आता है कि ये सब मोह माया है तो संन्यास ले लेगा। उसके ऊपर फिर आपने क्या देखा? मणि मैखले, तो मणि मैखले, तो मेखले सितले, तो मणि मैखले किसने लिखा? सितले सितनार ने लिखा। ये कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी से जन्म पुत्री और उसकी कहानी है, यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके ऊपर सिलप्पदिकारम जो कि नुपुर के सुहाग से संबंधित, और इसकी जो रचना है वो करी है इलांगो अवागिल ने, इलांगो अवाडिल ने। और ये जो है एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है, एपिक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम कालीन चोल शासकों में, संगम के समय की बात हो रही, संगम कालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रतापी शासक था। चोलचिर और पांड्यस थे ना, तो बस उसी की बात कर रहे हैं कि इस दौरान जो करिकाल था वो सबसे फेमस था। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, जैसे विजयालय हम पढ़ेंगे, तो विजयालय जो है वो बाद के चोल शासक हैं, बाद के मतलब जो 7th 8th सेंचुरी के बाद इधर आपको देखने को मिलेंगे आगे, वो हो जाएंगे विजयालय। बट उस दौरान जो सबसे फेमस रूलर था संगम पीरियड में 200 BC के आसपास, वो था आपका करिकाल। इन्होंने पुहार को क्या करी थी, जो बाद में कावेरीपट्टनम बना, उसकी अपनी राजधानी बनवाई थी। तो पुहार किस शासक ने अपनी कैपिटल बनाया था? उस समय के चोल शासक करिकाल ने। करिकाल और पुहार। ठीक, आगे चेर शासकों को अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र, अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, इसको केरल पुत्र सतीपुत्र के रूप से जाना जाता है। मालाबार और त्रावणकोर, देखो त्रावणकोर भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये त्रावणकोर वाला जो रीजन है ये चेर शासकों के लिए डिनोटेड है। ठीक है, तो चेर शासकों को हम मालाबार या फिर त्रावणकोर वाले रीजन में जानते थे कि यहाँ तक इनका एक्सटेंशन हुआ करता था। चेर शासकों को ही पराजित करके चेर शासकों को हराया, और इसको हराने के बाद नेंदुजेलियन, ये एक पांड्य रूलर है बेटा, याद रखना। ऐसे बहुत सारे रूलर्स के नाम मिलेंगे, सेंगुवेटन, नेंडुजेलियन, है ना। तो उन्होंने पांड्य वंश की क्या करी थी? नींव रखी थी। ठीक है, तो वो सब नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं करना है। CGPSC प्रीलिम्स व्यापम AEJE SSC रेलवे से नॉलेज सब एग्जाम में नहीं आता। हाँ, UPSC कर रहे हो ऑप्शनल है, नेट कर रहे हो सेट करो तो फिर भले आप याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको ये सब रूलर्स के नाम नहीं पूछे जाते। ठीक है, पूछा भी जाएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो पांड्य वंश की नींव रखी और इनकी राजधानी मदुरई थी, जिसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट। ये देखो, आप देख सकते हो मीनाक्षी मंदिर, ये काफी बाद में बनाया गया है। पांड्य शासकों ने, उनमें भी एक नायक हुआ करते थे, नायक वंश। पांड्यास में भी अलग अलग आपको वंश देखने को मिलेंगे। तो पांड्यास रूरल में एक नायक शासक हुआ करते थे, तो ये नायक रूलर्स ने ही क्या करा है, इसको बनाया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, बदामी या वातापी के चालुक्य। अब यहाँ पे जो शुरू हो रहा है ये सारी की सारी चीजें हैं आपके मिडावल, यानी कि अर्ली मिडावल या मिडावल जिसको हम बोल सकते हैं। अब बिफोर क्राइस्ट वाली कहानी खत्म हो चुकी है, अब सब के सब एडी में है। एडी का मतलब है, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो गुप्तों के आसपास, गुप्तों के समानांतर या गुप्तों के बाद आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब वो ये 4th 5th के बाद वाली कहानी है ये सारी के सारी।
5th सेंचुरी के बाद की कहानी है। 5th या 6 से ले लीजिए, 6 ही ले लीजिए, क्योंकि 6th सेंचुरी बोलेंगे तभी 500 से एंड ऑल स्टार्ट होता है। तो आप मान के चलिए 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच तक की ये कहानी अभी अब जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इन दोनों के बीच होने वाली है, 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी, राइट। 12वीं शताब्दी मतलब वही है 1199, और आपका लाइक 1192 में जो है पृथ्वीराज हारता है, मोहम्मद गौरी आता है, एंड लगभग लगभग 1200 शुरुआत यानी कि 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में फिर सल्तनत शुरू होता है। तो फिर आप नेक्स्ट क्लासेस में उसको देखेंगे, ठीक। सो यहाँ पे 6 से आपके 12th सेंचुरी के बीच की कहानी अर्ली मिडिवल में, इसी को हम लोग काउंट करते हैं। बादामी या वतापी के चालुक्य, दोनों याद रखना, या तो बादामी या तो वतापी, दोनों का मतलब एक ही है। संस्थापक कौन था? इस वंश का जो संस्थापक था वो जयसिंह था। कौन था? जयसिंह। लेकिन पुलकेशिन प्रथम जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, अब ये हर जगह आप लोग इस प्रकार की 2-3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, या तो देखने को मिली है या मिलेंगी। क्या चीजें? तो समझिए, एक होता है फाउंडर, एक होता है रियल फाउंडर। मतलब पता कैसे चलेगा? आप इसको ऐसे समझना, जैसे अगर हम गुलाम वंश की हम बात करते हैं, गुलाम डायनेस्टी की हम बात करते हैं, तो गुलाम वंश में ऐबक था, ऑब्वियसली ही वाज फाउंडर, बट रियल फाउंडर इल्तुतमिश बोलते हैं। रीजन इज दैट कि गुलाम वंश में वो बंदा जब रूल कर रहा था वो गुलाम की तरह ही रूल कर रहा था एक्चुअली। ही वॉज नॉट होल सो रूरल, कि भाई वो मतलब कंप्लीटली अथॉरिटी उसके पास नहीं थी, कुछ ना कुछ उसके आड़े आता था, कुछ ना कुछ उसके बंधन में होता था, और दैट इज वाई वो खुद को सुल्तान बता भी नहीं पाता था। तो जिनके पास उस कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होती, जो खुद को प्रतिष्ठित रूप में बता नहीं सकता कि हाँ आई एम द होल सोल, आई एम द रूलर, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो दबाव में होता है, कहीं ना कहीं किसी के अधीन होता है, इसलिए उसको रियल फाउंडर नहीं बोलते। बट हाँ, ही वॉज रूलिंग, वो कर ही रहा था। तो जो एक्चुअल रूलर होता है वो उसके बाद होता है, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि या तो उसका बेटा या तो उसको पोता, उन्हीं लोग ही रूल मतलब रियल फाउंडर होंगे, वास्तविक संस्थापक उसका पोता या फिर उसका बेटा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। चलिए, फिर देखो तीन तीन टाइप की चीजें पढ़नी होंगी। एक होगा फाउंडर, एक होगा रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक जो अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा, और एक जो होता है वो प्रतापी शासक होता है, यानी कि सबसे फेमस रूलर होगा। सबसे फेमस रूलर मतलब जिसके समय की जो घटना है वो सबसे ज्यादा चर्चित होती है। तो सबसे ज्यादा जो चर्चित था वो था पुलकेशिन सेकंड था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और यही पुलकेशिन द्वितीय जो है, इसके द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया था, या एक प्रशस्ति लिखवाई गई थी। आप सभी को पता है एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय ने रवि कीर्ति से लिखवाई। उसी एहोल प्रशस्ति में जो हर्षवर्धन है वो नर्मदा नदी क्रॉस करने वाला था या क्रॉस कर रहा था, उसको हराया गया था। तो 4 चीजें यहाँ पे लिंक हो गई जो ऑलरेडी पहले आपने पढ़ी हुई है। तो हर्षवर्धन को किसने हराया? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख या एहोल प्रशस्ति से मिलती है। एहोल प्रशस्ति किस शासक ने लिखा है? लिखा है पुलकेशिन द्वितीय ने। लिखवाया है मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने। तो लिखवाने का काम जो किया है वो किससे किया है? वो रवि कीर्ति से। तो रवि कीर्ति इसका दरबारी था, तो रवि कीर्ति द्वारा इसको क्या करा गया है? लिखवाया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब इसको हराता है तो ये क्या उपाधि धारण करेगा? परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि क्या करी इसने? धारण करी। किसने? ये भाई साहब ने। किसका? परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करती है। मतलब मैंने अब हरा दिया तो दक्षिण का रूलर स्वामी मैं ही हूँ। और इन्होंने जिनेंद्र का मेगती मंदिर बनवाया था, जो कि जनरली संबंधित माना जाता है जैनिज्म से, याद रखना। इसको लेकर थोड़ा विवाद है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको जैन टेम्पल ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कौन सा मंदिर? मेगती मंदिर। किसने बनवाया था? पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पल्लव वंश का एक शासक आएगा, पल्लव डायनेस्टी का एक शासक है जिसका नाम है नरसिंह प्रथम। तो नरसिंह प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को हराता है, और हराने के बाद ये वतापी कोंड की उपाधि धारण कर लेगा। कौन सी उपाधि? वतापी कोंड। लेकिन सर ये भी तो हम चालुक्य चल रहे थे, ये अचानक से पल्लव कहाँ आ गया? पल्लव इसलिए आया है क्योंकि आपको पुलकेशिन के बारे में बताना होगा। तो पुलकेशिन को किसने हराया ये भी पता होना चाहिए। तो पुलकेशिन को किसने हराया है? ये नरसिंह प्रथम ने या नरसिंह वर्मन ने।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले हर्ष को भी लेते हैं। तो भाई हर्ष ने किसको हराया? हर्ष ने हराया, है ना, हर्ष ने हराया शशांक को। हर्ष ने किसको निपटाया? शशांक को। हर्ष को किसने निपटाया? हर्ष को किसने निपटाया? तो हर्ष को निपटाया है वो पुलकेशिन सेकंड ने। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड को किसने निपटाया? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। बट एक और चीज याद रखना, पुलकेशिन ने इसको भी निपटाया था, एक और था इसका बाप। किसका बाप? नरसिंह वर्मन प्रथम का बाप। तो नरसिंह वर्मन प्रथम का बाप, इसलिए आप एरो दीजिए। एरो जिधर जा रहा है मतलब वो मर रहा है। जैसे यहाँ पे हर्ष की साइड एरो आया तो पुलकेशिन ने मारा, इन द सेंस हराया। हर्ष ने उधर ऐसा, तो पुलकेशिन सेकंड ने इसके बाप को भी क्या करा था? पराजित किया था। उसके बाप का नाम था महेंद्र वर्मन, और अपने बाप का बदला इसने लिया था। इसने तो सीधा मार ही दिया था। नरसिंह वर्मन ने सीधा पुलकेशिन को निपटा ही दिया था। तो ये क्रोनोलॉजी आप लोग याद रखना। हर्ष ने हराया शशांक को। जिसकी साइड एरो है, जिसके साइड तीर है, वो निपट रहा है, वो हार रहा है। तो हर्ष की साइड अभी एरो नहीं है। हर्ष ने पहले शशांक को हराया, पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया, पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को भी हराया जो कि पल्लव शासक था। और महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन दोनों जो है वो बाप बेटे, मतलब ये इसका बाप है ना, याद रखना। एरो नहीं बनाऊंगा, बस ध्यान से समझिएगा, ये इसका बाप है, क्योंकि एरो में फिर आप दिक्कत करोगे, है ना। या फिर चलिए इसको हम जो है वो डबल एरो बनाते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन का बाप महेंद्र वर्मन है, और ये नरसिंह वर्मन फिर उससे बदला लेगा। ठीक। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूश वंश की नींव डाली। तो देखो ये चीज समझ आ गई। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, डायग्राम को याद करो। चालुक्यास फिर राष्ट्रकूटास, है ना। तो पहले चालुक्य मिलेंगे, फिर आपको वहीं पे राष्ट्रकूट मिलेंगे। तो यहाँ पर याद करो, ये आप चालुक्य जो अभी देख रहे हो, चालुक्यों के जाने के बाद यहीं पे कौन मिलेंगे आपको? राष्ट्रकूट मिलेंगे। और चालुक्य किसके समानांतर थे बताया मैंने? पल्लवों के समानांतर थे। तो जब पल्लव जाएंगे तो यहीं पर क्या मिलेंगे आपको? चोल मिलेंगे। और वैसे भी आपको इस डायग्राम को देख के समझ आना चाहिए था कि सर चोलास जो है ये 1100 एडीज के आसपास एंड ऑल ये सब है। फिर आप बोलोगे सर चालुक्य तो निपट गए, तो फिर ये फिर चालुक्य क्यों दिखा रहा है? क्योंकि चालुक्य के निपटने के बाद दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की नींव डालेंगे, और फिर राष्ट्रकूट को फिर निपटाने के बाद फिर से चालुक्य आएंगे। वो कल्याणी के चालुक्य है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटर में, है ना। क्या बता रहा हूं मैं? अभी चालुक्य की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। क्योंकि वैसे भी बेटा देखो, आपको कैसे इसको लिंक करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनके टाइम पीरियड को लेके। तो टाइम पीरियड को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। क्या हो रहा है कि भाई सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर देखा तो हर्षवर्धन को हरा रहा है। हर्षवर्धन कब है इंडिया में? वो 600 के आसपास है। तो इसका मतलब चालुक्यास भी 600 के आसपास होंगे। भाई हर्ष को हराने का काम किसने किया है? चालुक्य ने किया है। तो चालुक्य के किसने किया है? पुलकेशिन सेकंड ने किया है। अब जब हर्ष है तभी तो आप हरा पाओगे उसको। हर्ष कब है? हर्ष जो है वो आपका 600 700 एंड ऑल उसके आसपास मिल रहा है आपको। तो उसी दौरान चालुक्यास भी होंगे, और पुलकेशिन सेकंड है, इसका मतलब चालुक्य उसके पहले आ चुके थे। कम से कम 50 साल पहले तो आ ही चुके थे, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड है ये। तो ये आप दिमाग में बैठा लिया कि ये चालुक्य थे, पहले थे। फिर आप पढ़िएगा राष्ट्रकूट कैसे आएंगे। तो राष्ट्रकूटों को हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे त्रिपक्षी संघर्ष। त्रिपक्षी संघर्ष यानी कि ट्राइपाइट्रेट आपका जो स्ट्रगल्स होगा। कन्नौज को लेके मैंने पढ़ाया था, तो कन्नौज को लेके ये संघर्ष होता है। इसमें पाल वंश, पाल ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, प्रतिहार वंश, और ये राष्ट्रकूट अभी पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। ये तीनों मिलके आपस में लड़ते रहते थे, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कल्याणी के चालुक्य की हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम उधर चलेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो राष्ट्रकूट है, एक्चुअली क्रोनोलॉजी में पहले राष्ट्रकूट आना था, फिर चालुक्य आना था। लेकिन फिर क्या होगा कि एक चालुक्य पढ़े, फिर दूसरा राष्ट्रकूट पढ़े, फिर दूसरा चालुक्य पढ़े, तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना होकर के सभी चालुक्यों को मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ। सारे चालुक्य हम एक साथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो दंती दुर्ग जो था वो एक राष्ट्रकूट शासक था, और इसने किसको हराकर? कीर्ति वर्मन को डिफीट करके। किसको डिफीट करके? कीर्ति वर्मन को डिफीट करके ये जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, राष्ट्रकूट वंश का क्या रखेगा? ये नींव रखेगा। ठीक। आइए अब हम देखते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य, इस वंश की नींव किसने रखी? तैलप द्वितीय ने रखी।
ये किसको निपटाएंगे? अगेन राष्ट्रकूटों को हराएंगे। राष्ट्रकूटों को हराने के बाद इन लोग अपने वंश की नींव रखते। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 11वीं सेंचुरी, ये कल्याणी के चालुक्यों का है। तैलप द्वितीय ने क्या करा? इसकी नींव रखी। सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित करी। तो मान्यखेत मतलब यही आपका महाराष्ट्र वाला जो रीजन होता था। राष्ट्रकूटों की एक्चुअली राजधानी थी ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग। मान्यखेत किसकी थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी होकर, क्योंकि राष्ट्रकूटों को हराकर आप जा रहे हो ना, तो राष्ट्रकूटों को हराने के बाद ये वापस कल्याणी में अपनी कैपिटल शिफ्ट करेंगे। तो किसने शिफ्ट किया भैया? तो याद रखना, तैलप सेकंड ने नहीं किया था, किसने किया था? सोमेश्वर फर्स्ट ने किया था। तो बस ये दिमाग में बिठा लो, जहां पर पुलकेशिन है ना, जहां पर नंदी वर्मन है, सॉरी कीर्ति वर्मन है, ठीक है ना, तो पुलकेशिन है, ये सब पहले वाले चालुक्य थे। उन चालुक्यों को हटाने के बाद जो है राष्ट्रकूट आ रहे हैं। राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग और सब पढ़ेंगे अभी हम लोग, अलग अलग शासक के बारे में, है ना। अमोघ वर्ष के बारे में देखेंगे, ध्रुव धारा वर्ष के बारे में देखेंगे, कृष्ण प्रथम के बारे में देखेंगे, और वो सारी चीजें हम देखने वाले। तो ये सारे शासक के जाने के बाद फिर तैलप द्वितीय करके एक बंदा आता है, वो भी चालुक्य है, और वो उनको हरा के, राष्ट्रकूटों को हरा के एक नया वंश का नींव रखेगा, वो कल्याणी के चालुक्य होंगे। कल्याणी के इसलिए बोला गया क्योंकि सोमेश्वर फर्स्ट जो था, उस बंदे ने कल्याणी में अपना स्थानांतरित को स्थापित किया, मान्यखेत से शिफ्ट किया। इसी वंश में, इन्हीं के डायनेस्टी में विक्रमादित्य सिक्स करके एक बहुत फेमस रूलर था। कौन था? विक्रमादित्य सिक्स। ये बहुत फेमस रूलर था इसलिए क्योंकि इनके शासकों के दरबार में रहने वाले दरबारियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र है ना, ये इसकी रचना किसने करी है? विल्हन ने करी है। किसने करी है? विल्हन। तो जैसे कल्हण आपने सुना होगा, तो वैसे एक बंदे का नाम है विल्हन। कल्हण गुप्तों के समय आपको मिलेगा, और विल्हन यहाँ पर मिलेगा। तो वी से विल्हन और वी से विक्रमांक देव चरित्र। वहीं विज्ञानेश्वर, और विज्ञानेश्वर ने लिखा था मिताक्षरा। क्या लिखा था? मिताक्षरा। क्योंकि विज्ञान किस पर बिलीव करता है? अक्षर पर बिलीव करता है, पैसे याद रखिएगा। या विज्ञान मित व्यवता पर बिलीव करता है। मित व्यवता का मतलब होता है जो चीजें बैलेंस्ड हो, राइट। तो जो बैलेंस चीजों को देख रेख करता है वो ये बंदा है। सो विज्ञानेश्वर ने जो लिखी थी वो क्या लिखा था? मिताक्षरा, ये टेक्स्ट इन्होंने लिखा था। ठीक, आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट में चलते हैं। तो दंती दुर्ग ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई, और इनकी राजभाषा कन्नड़ थी। ऑब्वियस सी बात है, हालांकि महाराष्ट्र वाले रीजन में थे बट कर्नाटक में भी थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है ये काफी लंबा चौड़ा एरिया है, ये काफी लंबा चौड़ा एरिया है। यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, तो ये पूरा यहाँ तक। सो कन्नड़ का इफेक्ट तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि काफी नीचे तक भी रूल किया करते थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रकूटों की जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो क्या थी? तो भैया याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों की जो भाषा थी वो कन्नड़ थी, क्योंकि अभी पढ़ेंगे कन्नड़ के बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर टेक्स्ट जो है इस दौरान लिखे गए थे, है ना। तो इसकी स्थापना किसने करी? दंती दुर्ग ने। और राजधानी किसको बनाई? मान्यखेत। याद आ रहा है? यहीं से ये कल्याणी के चालुक्य मान्यखेत से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। वो कौन है? सोमेश्वर है। तो सोमेश्वर क्या करते हैं? कैपिटल शिफ्ट करेगा। कहाँ से? मान्यखेत से। मान्यखेत से कल्याणी, इसलिए बोला गया कल्याणी के चालुक्य। और ऑब्वियसली कल्याणी में कौन रूल करते थे? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों को हराया, तो कहानी सिंपल समझ आ गई। चालुक्य आए, चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूट के बाद फिर से चालुक्य आ रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपका चल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये देखो हमने बताया कि अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, ये है ना। और इन्हीं इन्हीं ने ही कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग का एक रचना किया था। मैं बार बार बोलता हूँ, साउथ इंडिया डायनेस्टी से ना, इनके आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है ये। मंदिर है, टेम्पल्स है, आर्ट एंड कल्चर है, यही पूछा जाता है। इनके कैपिटल्स, मतलब बहुत कम ऐसे चांसेस होगा कि राजा महाराजा ने इसने क्या किया, उसने क्या किया, वैसा नहीं पूछा जाएगा। इनके आर्किटेक्ट से ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। मतलब या तो इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनाए, लिख लो भाई, इसको हाईलाइट कर लो। कौन कौन से इन्होंने टेम्पल बनाए, और कौन कौन से इन्होंने बुक्स यानी कि किताबें लिखी। कौन कौन से इन्होंने बुक्स किताबें लिखी, बस दैट्स इट। यहीं से प्रश्न आपके बनने हैं, ठीक है। चलिए, तो इनकी राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी क्या थी? कन्नड़ थी। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, अभी देखेंगे आप कैसा दिखता है वो, उसको कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ये बहुत सारे बच्चे कृष्ण प्रथम, द्वितीय, तृतीय कंफ्यूज होते हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1 है, कृष्ण 1 ने ही बनवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष, आ गया ट्राइपाइटेट, जो 3 पक्ष होते थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कन्नौज मैंने एक पिछले यानी किसी सेक्शन में बताया था, ये कन्नौज वाला एरिया है। और इधर आप चलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आप याद करिए, मैंने
हर्ष वाला जो पढ़ाया था तो उस दौरान कुछ रूलर्स के बारे में बताया था मैंने, तो उसी में मैंने इसके बारे में बताया था। तो कन्नौज, इधर आपको पाल देखने को मिलेगा, इधर प्रतिहार देखने को मिलेगा, और नीचे जो साइड है इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर नीचे में आपको देखने को मिलेगा इस साइड में, यहाँ पर जब आप पाएंगे तो राष्ट्रकूट हो जाएंगे। तो इसको लेकर इनके बीच संघर्ष होता था। तो वो कौन पहला बंदा था जो इस पार्ट जो का युद्ध हुआ था, या युद्ध यूँ बोले जो संघर्ष हुआ था, ठीक है ना, इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो पार्टिसिपेट करने वाला, पार्ट हिस्सा लेने वाला वो था ध्रुव। ध्रुव मतलब समझना जिसका ध्रुवीकरण हुआ, जो सेंटर में था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पोलराइजेशन होता है। तो ध्रुव जो है यानी कि राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने क्या किया, इसमें आपका ट्राईपार्टाइट जो स्ट्रगल था, ठीक है ना, तो इस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में क्या किया था, सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। ये मैंने बता दिया। अमोघवर्ष ने जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोवर था, जो कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की क्या करी थी, इसने रचना करी थी। इसी दौरान आदि पुराण के लेखक जिनसेन भी यहीं पर रहते थे। ये सब याद रखिएगा। आदि पुराण, इसके लेखक कौन थे, जिनसेन, या कहीं कहीं जिनसेन सूरी मिलता है। गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, और अमोघ वृत्ति के रचयिता शाकायन। ये सब किसके दरबार में थे, अमोघवर्ष के दरबार। और ऑब्वियस सी बात है ना, अमोघ वृत्ति बोल रहा है, जैसे विक्रमांग देव चरित्र, तो विक्रमांग देव चरित्र यानी कि क्या हो जाएगा, विल्हण, तो किसके समय, विक्रमादित्य के टाइम में होगा। तो अमोघ वृत्ति, जैसे हर्ष चरित्र, तो भाई हर्षवर्धन के लिए लिखा जा रहा है। तो अमोघ वृत्ति किसके लिए लिखा जा रहा है, ऑब्वियसली अमोघ वर्ष के लिए। तो उस बंदे का नाम क्या है, शाकायन। क्या नाम है, शाकायन। अब अमोघ वृत्ति है, अमोघ वर्ष के लिए लिखा है, तो इसमें कहीं ना कहीं शक होना लाजमी है, तो ऐसे याद रखिएगा, शाकायन। गणिता सार संग्रह, तो जो महावीर है वही गणित का सार संग्रह लिख सकता है, इसलिए गणिता सार संग्रह। और आदि पुराण, आदि पुराण यानी कि आदि का मतलब होता है जो भाई एकदम अनंत, शुरुआत है, आदि है, जो एकदम इनिशियल है। तो वो कौन कर सकता है, जो जो जिन यानी कि जैन हो चुका है, जो जिन कैवल्य प्राप्त कर चुका है। तो ऐसे याद रखना, जिनसेन। आदि पुराण जिनसेन, गणिता सार संग्रह हो जाएगा महावीराचार्य, और आपका अमोघ वृत्ति का शाकायन। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थक्कुलम की लड़ाई हुई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कई अलग अलग जगह पूछा गया है। थक्कुलम या तक्कुलम इसको कहा जाता है। तो थक्कुलम की लड़ाई में कृष्ण तृतीय और चोल शासक जो है परांतक फर्स्ट ने भाग लिया, जिसमें कृष्ण तृतीय क्या हुआ, विजय हुआ। से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चोल और किसकी बात हो रही है, राष्ट्रकूट की। तो फिर से आ जाओ यहाँ पर, मैंने उस समय बताया था चालुक्य और पल्लव से साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो कहानी थी चालुक्य और पल्लवा से, है ना। कहाँ गया भाई, ये देखो, ये चालुक्य है और ये पल्लव है, तो चालुक्य और पल्लव पैरेलल चलेंगे, इधर राष्ट्रकूट और चोल पैरेलल चलेंगे। तो कौन किसके समानांतर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना कि भाई एक राष्ट्रकूट रूलर है, वो साउथ तक आ जा रहा है, मतलब ये नॉर्थ कन्नौज को भी जा रहे हैं और इधर साउथ तक भी जा रहे हैं। कौन, कृष्ण तृतीय, मतलब कृष्ण नाम वाले लोग काफी पावरफुल थे। तो कृष्ण तृतीय ने किसको हरा दिया भाई, ये एक चोल शासक था परांतक। तो कैसे याद रखना, परांतक क्या हो गया था, परांतक परास्त हो गया था। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया, मैं बार बोल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको हमेशा लगता है कि चोल हमेशा जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि चोल इतने ज्यादा हारते हैं। देखिए, विजयालय शुरू करेगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग चोलों के बारे में, ठीक है। हो सकता है इसको अलग से लेक्चर में पढ़ ले, चोल को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चोल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा बड़ा है, उसको हम अलग कर लेंगे, नो इश्यूज। तो याद रखना कि भाई परांतक जो है ना, वो परास्त हो जाता है। परांतक क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। किससे परास्त होगा, ये परास्त होता है कृष्ण तृतीय से, और कृष्ण वाले आगे मतलब ये राष्ट्रकूट रूलर है। तो लड़ाई कौन सी, थक्कुलम। और इनकी प्रतिष्ठा को इतना आघात पहुंचता है कि इसके बाद के जो रूलर आएंगे चोलों में ना, एक होगा राजेंद्र प्रथम और एक होगा राजराज। फिर ऐसा इन लोग मतलब भौकाल मचाते हैं कि इंडिया तो छोड़ो, श्रीलंका तो छोड़ो, पूरे मतलब इंडोनेशिया तक भी अपनी पूरे सत्ता को वो काबिज कर देते हैं। तो इतने खतरनाक पावरफुल बन जाते हैं कौन, चोल रूलर्स। ठीक, चलिए, कृष्ण तृतीय के दरबार में ही एक कवि रहते थे। तो कृष्ण तृतीय काफी फेमस नाम है यहाँ पे। कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, ये क्वेश्चन आ गया भाई, याद रखना, जिन्होंने शांति पुराण की रचना करी थी। अब देखो फिर से आ गया यहाँ पर। तो आदि पुराण में क्या लेना है अपने को, जिनसेन। कैसे याद रखना, जो आदि है, तो आदि कौन हो सकता है, जो बहुत पहले है, जिसने कैवल्य ध्यान कर लिया हो, तो जिनसेन। फिर आपको गणिता सार संग्रह बताया, तो गणिता सार, गणित का सार किसको हो सकता है, जिसको सब चीज पता हो, यानी कि महावीराचार्य, और दोनों लगभग सेम नाम है ऊपर वाले। फिर आपको क्या बताया गया था, आपको अमोघ वृत्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो अमोघ वृत्ति कौन लिखा था, शाकायन लिखा था।
और अगेन यहाँ पे शांति पुराण की हम बात करते हैं तो शांति पुराण, तो यहाँ पर हालांकि दोनों जगह पुराण है, यहाँ से याद रखना शांति, तो शांति पुराण किसने लिखा था? पोन्न ने लिखा था। किसने लिखा था? पोन्न। याद रखना, बचपन में लोग बोलते थे ना, अबे कितना पोन पोनहा है करके, तो जो पोन पोनहा रहता है वो बात बात में रो देता है, जो बात बात में रो देता है वो फिर वो शांति को प्रिफर करता है, ऐसा। ठीक है, चलिए। और कृष्ण तृतीय ने ही रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य मंदिर बनवाया था। अब आप खुद समझो ना भाई, अगर कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जो साउथ तक भी एक्सटेंड कर लिया था, तो साउथ पूरा रामेश्वरम, भाई सोचो, मतलब ये भाई साहब जो है, ये बंदा जो है, ये पूरा साउथ इंडिया पे आके अपना पूरा रूल कर ले रहा है। सोचो ये बंदा राष्ट्रकूट कहाँ, इधर से ये पूरा रामेश्वरम मतलब पूरा निपटा दे रहा है, चोलों को पूरा तहस नहस कर दिया था इसने। तो ये कृष्ण तृतीय था, है ना। तो ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चोल डायनेस्टीज। ठीक है, तो इसने पूरा इन लोगों को लगभग लगभग पूरा निपटा ही डाला था। ठीक है, चलो भाई, ये राष्ट्रकूटों की यहाँ पर बात हो रही है। इंद्र तृतीय के शासनकाल में इसी के समय अरब निवासी अल मसूदी जो है भारत आया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके बन सकता है, हालांकि अभी ऐसा पूछा नहीं गया है। तो अल मसूदी किसके समय इंडिया आया था? राष्ट्रकूटों के समय। और एक्चुअली इसी ने फिर कहा था कि भाई भारत में अगर कोई सबसे अच्छे रूलर है, भारत में अगर कोई सबसे अच्छे और सबसे महान रूलर है तो वो है राष्ट्रकूट। अब देखो भाई, इसमें ऑब्वियस सी बात है, जैसे एक मेरी डायनेस्टी है, ये मेरा किंगडम है, जैसे मैं दुर्ग जिले का निवासी हूँ, ठीक है ना, मेरा कोई दोस्त रायपुर में है या मेरे कोई दुश्मन है, जो भी वॉटेवर, ठीक है। अब अगर कोई मेरे यहाँ आएगा और कुछ किताब या कुछ चीज लिखेगा, मैं उसको रहने के लिए घुमाने फिराऊंगा, सब चीज करूंगा, और वो पेशे से वो राइटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मेरी तारीफ के तो वो पुलिंदे गढ़ेगा ना, वो मेरे तारीफ में कसीदे गढ़ेगा, वो लिखेगा भाई, बताएगा अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये किया, उसने वो किया, मतलब बहुत मजा आया, और लिखेगा। फिर मैं उसके टेक्स्ट को मैं कहीं पे सेव करके, जैसे मान ली उसने स्टेटस डाला, एकदम सिंपल ऐसे। अब पहले जो होता था ना, आज भी होता है भाई, एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा रूलर है, और एक बहुत फेमस ट्रैवलर है, मतलब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे उसके फॉलोवर हैं, लोग बहुत सारे फॉलो करते हैं। अब वो आया और वो बंदा जो है कुछ ऐसा इंस्टाग्राम में हैशटैग करके मारा, बोला भाई ही इज द वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ द दुर्गा, या दुर्गा का ये बादशाह, ये है वो है, ऐसा वैसा। अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और डाल दिया, देख भाई मेरे बारे में क्या बोला। तो लगभग वैसे ही था कि जब ये आया था अल मसूदी, तो इसने कहा कि भाई ये राष्ट्रकूट लोग हैं ना, भारत के सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे रूलर है, सबसे अच्छे शासक है। क्यों नहीं बोलेंगे, तुम तो आए ही इसी के घर में हो। ठीक। तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के, देखो आ गया, आगे आ गया, मैं वही बताया ना, पहले चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, फिर चालुक्य। और चालुक्य से याद रखना, इन लोग बहुत चालू थे, और इन्हीं लोग स्त्रियों को ऊंचे पदों पर रखते थे। प्रश्न आएगा, है ना। तो स्त्रियों को ऊंचे पद का दर्जा कौन देता था? तो आपको बताना है चालुक्य। प्रशासन में, प्रशासन में स्त्रियों को हायर पोस्ट, ऊंचे पद पर कौन रखता था? तो आपको बताना है कौन रखते थे, ये चालुक्य लोग रखते थे, है ना, चालुक्य लोग ये रखते थे। तो तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को निपटा के कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। तो ये तो आप सभी को पता है कि तैलब द्वितीय ने क्या करा था, कल्याणी के चालुक्य की नींव रखी थी। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था? तो भाई कर्क था। कर्क को नर्क भेज दिया, आप ऐसे याद रखना। अब ठीक है, भले स्वर्ग गया होगा, लेकिन हमको याद तो वैसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि तैलब के बारे में तो ऑलरेडी तुमने यहाँ पे पढ़ लिया है। कहाँ गया तैलब, ये रहा। तैलब के बारे में तो तुमने यहाँ पर ऑलरेडी, नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, कहाँ गया भाई, ये तो बादामी के हो गए, कल्याणी के चालुक्य, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है ना तैलब द्वितीय के बारे में। तो जो 1100 वाली जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कल्याणी के चालुक्यों का है, ये जो देख रहे हैं ना, ये चालुक्य, ये कल्याणी, जब राष्ट्रकूट जब निपट गए थे, कौन, राष्ट्रकूट, तो जब राष्ट्रकूट निपट गए, उसके बाद के जो चालुक्यास है, ये उनकी कहानी है। इसलिए मेन चालुक्य थे वो पुलकेशिन वाले लोग थे, वादामी या वातापी के चालुक्य थे, ठीक है। और इधर के जो चालुक्यास है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यस, अपने को ये याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कल्याणी के चालुक्य वंश की इन्होंने क्या करी, नींव रखी, किसने,
तैलभ द्वितीय ने किसको निपटा के, कर्क द्वितीय को निपटा के, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रकूटों की समय की सबसे इंपॉर्टेंट जो देन है वो है अजंता एलोरा की गुफाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत, सातवाहनों ने हालांकि भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, बट जो मेन जो फेम दिलाया, जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली इनकी समय मिली, तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण जो राष्ट्रकूटों के समय हुआ था, जिसमें एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। शैलकृत का मतलब होता है वही आपके जिसके रॉक कट टेम्पल्स या रॉक के होता है, एक्चुअली टेम्पल्स तो बाद में आप देखेंगे, तो रॉक कट पत्थरों को तराश के जिसको बनाया गया है। नाउ सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 12 तक बौद्ध मिलेगा, 13 से 29 तक हिंदू मिलेंगे, और 30 से 34 तक आपको जैन गुफाएं हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। वह कौन सा स्थल है, प्लेस है या केव्स है जहाँ से तीनों रिलीजन्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो आप बताना कि भैया 1 से 12, मतलब मेरा पूरा एक घड़ी जब बजेगा ना 1 से 12 बजेगा ऐसा, तो ये किसके लिए, गौतम बुद्ध के लिए। पहले यही थे, आप ऐसे समझना। उसके बाद आप 12 से 29 में चलिएगा, 12 हो गया, 12 से अब 29, तो 29 अगर देखोगे तो 9 2 11 है ना, 2 + 9 कितना है, 11, तो 11 को आप लिख सकते हैं 1 + 1, तो 12 के बाद 11 आप ऐसे याद रखना। तो 11 कैसे याद होगा, तो ऑब्वियस ही बात है 12 के बाद 11 कैसे आ सकता है, तो आप नंबर्स को याद रखना, तो 2 + 9 में ही हो सकता है आपका 11, है ना। तो ये किनके लिए, ये हिंदुओं के लिए, ये किनके लिए, हिंदुओं के लिए, ठीक है। 12 से 29 मतलब सबसे ज्यादा जो है वो, सॉरी 12 बताऊँ, 13 से ना, सॉरी फॉर दैट, 12 तो ऑलरेडी आपने ले लिया है। तो सबसे ज्यादा गुफा हिंदुओं को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा, हिंदू देवता के लिए। उसके बाद 30 से जो 34 है वो जैन है, जो लास्ट की जो बच गई है 30 से 34 यानी कि 5, तो 30 31 32 33 34, ठीक है। तो ये 5 जो केव्स है वो किनके लिए, वो जैनियों के लिए है। अब यहाँ पर देखना, सबसे सर्वाधिक सबसे इंपॉर्टेंट जो गुफा है वो कौन है, विश्वकर्मा गुफा है, और ये गुफा संख्या 10 है, गुफा संख्या 10 है। तो आपको प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि विश्वकर्मा की जो गुफा है वो हिंदू गुफा है या बौद्ध है, तो आप बताना कि भैया ये बौद्ध गुफा है। बोले सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे, क्वेश्चन इवन आ सकते हैं। एक बार चलिए देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर, किसने बनवाया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कृष्ण प्रथम ने। मतलब भाई एक चट्टान है, दिख रहा है, ये पहाड़ है एक्चुअली, और इस पहाड़ को पूरा चीनी हथौड़ी से, ऐसा देखो, ये पहाड़ आपको दिख रहा होगा, इधर देखो, ये पहाड़ है पूरा, पहले पूरा इसको सेपरेट किया गया, इसको पूरा अलग किया गया, पहले इसको अलग किया गया, उधर से फिर इसको अलग किया गया, और बीच का जो सेक्शन था इसको मतलब पत्थरों का आपको क्या दिया गया है, मतलब मंदिर का इसको शेप दिया गया। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ सकता है कि सिंगल रॉक का टेम्पल ऊपर से नीचे बनता है कि नीचे से ऊपर, तो आप बताना सर, ऊपर से नीचे बनता है ये। सिंगल रॉक का टेम्पल्स कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे बनता है, जबकि जो मंदिर हम ईंटों से बनाते हैं वो नीचे से ऊपर बनता है। मतलब पहले ईंट रखोगे, फिर ईंट रखोगे, फिर ईंट, फिर उसके ऊपर ऐसे बनेगा, जबकि ऊपर से नीचे ये पत्थर है ना, धीरे 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 इसको क्या करते जाओगे आप, तराशते जाओगे, तो सबसे ऊपर वाले को सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देना पड़ता है, सबसे पहले उसको शेपिंग देनी पड़ती है, तो ये ऊपर से नीचे बनता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ये है अजंता, सॉरी एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। ये आप इसका एक और व्यू देख सकते हैं, इस प्रकार से ये पूरा आपको समझ आ जाएगा, है ना। कितना सुंदर शानदार है ये, ठीक है। ये गुफा के अंदर का जो दृश्य है, यहाँ पर गौतम बुद्ध आपको देखने को मिलेंगे, ये अजंता की गुफाओं के अंदर का ये सीन है, ये वहाँ पे उनका मूर्ति या फिर बोलो पत्थरों में उकेरा गया है। ये एलोरा की केव्स हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, सो यू कैन सी, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो पल्लव और आपका जो चोल है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, नहीं तो ये फिर ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि चोल में बहुत सारे शब्दावली हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, और टर्म्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, कि मुदलियार किसको कहा जाता था, वेल्लन वगैरह क्या होता था, वेल्लाल कौन होता था, ठीक है ना। वो सब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वो सब आपको पूछे जाएंगे, राइट। तो चलिए मैं इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।